जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कोशिका, उसको डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको दो पार्ट्स में आपको देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं कोशिका चैप्टर को। देखिए कोशिका को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोशिका को हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। लेकिन इसका जो बायोलॉजी में टेक्निकल नाम होता है वो होता है साइटो। साइटो इसीलिए बोला जाता है कि कोशिका का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी में इसको टेक्निकली साइटो बोलते हैं। साइको नहीं, साइको का मतलब तो पागल होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। इन्होंने ये जो खोज की थी ये 1665 ईस्वी में की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। इसकी जो डेट है वो याद रखना। हालांकि इन्होंने जो खोज की थी कोशिका की वो एक मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी खोज? मृत कोशिका की। जो मृत कोशिकाएं होती हैं इनको हम नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। बाद में जब जीवित कोशिका की खोज वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बाद में जब स्लाइडन एवं स्वान आए, इन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर होता है ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी को कोशिका सिद्धांत बोला गया। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका दुनिया की ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है हमारे ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका या स्नायु कोशिका, इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका। अब इसे हम मानव के संदर्भ में यदि देखते हैं तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, उसको बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में वो फीमेल का जो ओवम होता है, अंडाणु, उसको बोलते हैं। ठीक है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारी चीज डिस्कशन करते हैं। देखिए तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें विभाजन नहीं होता है। देखिए विभाजन का यहाँ तात्पर्य ये है कि यदि एक कोई कोशिका है ये टूट के कितने कोशिकाओं में बट जाती है? दो कोशिकाओं में बट जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। तो तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जो सर में चोट लग जाती है इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और सर के में बहुत तेजी से जब चोट लग जाती है तो उसमें कोशिका विभाजन ना होने के कारण वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है वो यकृत में होता है। यकृत या लीवर में होता है। अब हम देखते हैं कोशिका के अंग। देखिए कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको हम एक एक करके सारे देखेंगे। न्यूक्लियस को देखेंगे, राइबोसोम को देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे हैं। ये एनिमल सेल का एक चित्र है। इसी के माध्यम से आपको बहुत सारे एक एक करके सारे अंग बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल होता है पूरा का पूरा जिसमें जीव द्रव्य भरा रहता है वो एक प्रकार की एक झिल्ली से बंद रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर ये इमेज दी गई है। ये देखिए, ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसको जूम करके दिखाया गया, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यह क्या होती है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ अर्धपारगम्य का अर्थ होता है ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ चीजें इससे अंदर से बाहर आ सकती हैं और कुछ बाहर से अंदर जा सकती हैं। ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए जंतु की यदि बात करें इसमें मानव है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सारी चीजें आ जाती हैं। और पादप इसमें सारे पेड़ पौधे ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। बोला गया अभी, इसी झिल्ली के अंदर जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें किसमें होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी के अंदर होती हैं। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ पर ये नियंत्रण करता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली का काम होता है। देखते हैं नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति एक, अभी आपको मैंने ये जो अंदर की ये जो परत है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये जो बाहर की परत होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, पादप एवं जंतु, जबकि सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जो ऊपर का ये जो पार्ट दिखाया गया है इसी को हम सेल वॉल कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधों की जो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है इसका जो मुख्य काम होता है ये पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, पेड़ पौधों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए जीवाणु होते हैं ये भी एक प्रकार के पादप होते हैं। तो जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो जीवाणु से याद रखना, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। जीवाणु की पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की। तो अभी तक हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में और सेल वॉल के बारे में बताया। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो कोशिका है ये सेल है, इसके अंदर ये ऊपर है ये सेल मेम्ब्रेन है, पादप कोशिका होती तो इसमें सेल वॉल भी होता। इसके अंदर एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव। इसी द्रव को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जो मानव होता है इसके शरीर में लगभग 65% जल होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये सेल जो होता है इसके अंदर 80% भाग जल होता है। ये बहुत सारे सेल मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इस तरीके से चलता है। तो ये जो जीव द्रव होता है, जीव द्रव बेसिकली दो टाइप का होता है, दो प्रकार का, कोशिका द्रव और केंद्र का द्रव। जो कोशिका के अंदर होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर वाले द्रव को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम केंद्र का द्रव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, केंद्र का द्रव बोलते हैं। इसको याद रखना कि जो जीव द्रव है प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। ये बहुत ही लसलसा सा गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने की थी। हैक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया है। हैक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया है। इसका मुख्य काम क्या होता है, कोशिका जो द्रव होता है ये कोशिका को सूखने से बचाता है। ये कोशिका को सूखने नहीं देता है। बहुत सारे इसमें जो कोशिका के अंग होते हैं वो बने रहते हैं और ये कोशिका जीवित रहती है इसी कारण। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये आप श्वसन चैप्टर आगे आएगा उसमें बताएंगे कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है, श्वसन होता है, उसमें क्रेब्स चक्र चलता रहता है। क्रेब्स चक्र चलता है, देखिए जो ये क्रेब्स चक्र चलता है ये 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी बनाता है और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसी कारण इसको पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का शक्ति गृह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें होती हैं इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी बोला जाता है। ये देखो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर फिगर दिया गया है। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये जो आंतरिक भाग है उसको आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी बोला गया है। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है या शक्ति गृह होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटिस। इसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटिस।
देखिए गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी गोल्जी काय की, ये कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। यह क्या करता है? यह पदार्थों का परिवहन करता है, यह ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे पैरों में एकदम दर्द होता है, तो जहां कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां से ये तो बराबर ऊर्जा बनती रहती है, वहां से ऊर्जा ला करके यहाँ पर ये लाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। तो ये पदार्थों का परिवहन करता है। जिस चीज को प्रोटीन की आवश्यकता है उसे प्रोटीन प्रदान करता है। ये बेसिकली क्या होता है? यातायात में सहायक होता है। तो गोल्जी बॉडी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एक चीज थक जाएगी दूसरे शरीर का अंग नहीं थकेगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम या तारक का है। देखिए सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी। सेंट्रोसोम का मुख्य काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है, एक कोशिका को अलग अलग पार्ट में बांट देता है। लगभग दो दो कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। जब एक कोशिका मर जाती है उसके स्थान पर ये एक और कोशिका का निर्माण कर देता है। सेंट्रोसोम का काम कोशिका का विभाजन करना होता है। देखिए ये जो सेंट्रोसोम होता है ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण ये तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। ये आपने सुना होगा कैंसर, कैंसर के बारे में देखा होगा। कैंसर के बारे में देखो, कैंसर क्या होता है? कैंसर जो होता है, जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है उसी को हम कैंसर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ब्रेन ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन में कैंसर हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? तो जो ब्रेन में जो कैंसर होता है, देखिए ब्रेन में बेसिकली ब्रेन जो होता है, ब्रेन में 90% तो न्यूरॉन पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, और जो 10% होती हैं, 10% जो होती हैं ये ग्लियल सेल होती हैं। ग्लियल सेल, इनमें कोशिका विभाजन हो सकता है। जब इन्हीं में कोशिका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है ग्लियल सेल में, तो इससे ब्रेन कैंसर हो जाता है, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ये जो होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम सर्वाधिक मात्रा में कहां पर मिलता है? लीवर में मिलता है, यकृत में। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पर होता है? यकृत में होता है। इसी कारण यकृत में बहुत तेजी से विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो फिर पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है ये सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो सेंट्रोसोम से याद रखना, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका मुख्य काम होता है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, इसकी खोज बोबरी ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी ने। नेक्स्ट में आपको यही दिखाया गया है कि गोल्जी बॉडी क्या है। ये पूरा का पूरा सेल का ये इमेज है, इसी से ये जो दिख रहा है ये है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इधर ये आपको सेंट्रोसोम दिखाया गया। ये बेलनाकार आकृति होती है। सेंट्रोसोम क्या होता है? एक बेलनाकार, दो बेलनाकार आकृतियों के समान होता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे बेलन की तरह है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको ईआर बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदब्य जालिका, अंतःप्रदब्य जालिका के बारे में देखते हैं। अंतःप्रदब्य जालिका क्या है? अंतःप्रदब्य जालिका कोशिका के अंदर क्या करती है? कंकाल के काम करती है। इसको पिचकने नहीं देती है, डचकल पचकल नहीं बनी रहती है, इसको एकदम ठीक से रखती है। तो कोशिका की जो आंतरिक सहायता प्रदान करता है वो कौन करता है? ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर बहुत खुरदुरे से दाग बने होते हैं। नेक्स्ट में आपको इसका ये फिगर दिया गया है, ये देखो है। ठीक है, ये स्मूथ वाला पार्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके जो ये जो दाग दिख रहे हैं ना आपको, ये खुरदरे से, इन्हीं को हम राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और रफ होती है, ये बहुत ही चिकनी सरफेस होती है, तो ये चिकना क्या होता है? बसा होता है। तो ये क्या करता है? बसा का निर्माण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बसा के निर्माण में सहायक होता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिए लिख दिया है कि ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यहाँ ये वसा का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम होता है, यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये रफ की साइड वाला होता है, इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम से आप ये याद रखना, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। देखिए कोशिका में आपने बहुत सारी चीजें अब तक पढ़ चुके हो, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, लाइबोसोम के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा। यानी जो सबसे छोटा होता है राइबोसोम के बारे में आप पढ़ रहे हो, जो सबसे छोटा अंग होता है कोशिका का वो होता है राइबोसोम। सबसे छोटा अंग क्या होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए जो राइबोसोम है इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम बेसिकली दो टाइप का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। ये जो S है ये है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? आकार के आधार पर जब हम चीजों को बांटते हैं तो उसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर बोलते हैं। जब उसको हम किसी एक लिक्विड में डालते हैं, फ्लड में, जो सबसे पहले नीचे पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर आपने इसको बांट दिया। तो जो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है ये बहुत ही हल्का होता है, और जो 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है ये बहुत ही भारी होता है। 70S टाइप का जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को आपको मैं सेकेंड पार्ट में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप राइबोसोम से याद करना, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। 70S 80S वहां पर फिर दोबारा आपको बताएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के समय। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो खुरदरी सी ये जो संरचना आपको दिख रही है यही राइबोसोम्स है। यही क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है? राइबोसोम होता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बहुत जरूरी होता है कोशिका के लिए, क्योंकि यदि कोशिका के अंदर का यदि कोई भी अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या मर जाता है तो उसको जो गलाकर खत्म कर देता है, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसको हम जल अपघटक एंजाइम जो पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये बेसिकली अंदर पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जीवद्रव्य, कुछ भी जो काम ठीक से नहीं करते हैं उनको जला करके खत्म कर देता है। ये अपने आप की एक, इसीलिए इसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं या एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम की जो खोज की थी ये डी डोवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डोवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने की थी। देखिए लाइसोसोम शरीर के किसी भी अंग की, जैसे कोशिका है, वो यदि मर गई तो वहीं पर ये जला के राख कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और जो आरबीसी होती है इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी, देखिए आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसी कारण जो आरबीसी है, ये आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद जब ये मरती है तो ये स्प्लीन में जाकर के मर जाता है। इसीलिए आरबीसी का जो कब्र बोलते हैं वो स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा। ठीक है, तो लाइसोसोम से याद रखना, लाइसोसोम की खोज आपको डी डोवे ने की थी। यह अंदर पाचन का काम करता है। इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए जो आरबीसी है ये कहां पर जाके मरता है? स्प्लीन या प्लिया में। तो आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं? स्प्लीन या प्लिया को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस। देखिए जो न्यूक्लियस है ये पूरी की पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कोशिकाओं को कंट्रोल, पूरी की पूरी जो कोशिका के अंदर के जो भी अंग है उनको कंट्रोल करके रखता है, सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं, कोशिका का दिमाग बोलते हैं। ये पूरी कोशिका को क्या करता है? नियंत्रण का काम करता है। यहाँ पर 80% प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है और 10% होता है आपका डीएनए, डीएनए। ठीक है, 80% प्रोटीन, 10% डीएनए होता है। ये आपको आगे डीएनए चैप्टर आएगा उसमें और बताएंगे डिटेल में।
ठीक है। केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। जो माइक्रोग्राफिया है इसमें बहुत ही डिटेल में सारी संबंधित खोजों के बारे में बताया गया है। ठीक है। न्यूक्लियस के ये यहाँ पर ये पूरा सेल है, ये आपको इमेज दिखाई गई है न्यूक्लियस की। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कई बार पूछ लिया जाता है। क्रोमैटिन जो ये जो केंद्रक होता है इसमें जो ये रेशेदार ये संरचनाएं पाई जाती हैं इसके ऊपर, इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन, इस पे जो छोटे छोटे जो होल होते हैं इसको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के बारे में पूरा दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रसदानी। रसदानी या वैक्यूल्स क्या होता है? रसदानी या वैक्यूल्स, ये रसदानी क्या करती है? ये जल संचयन का काम करती है, जल को संचित करके रखती है, जल को संचित करती है। ये जो जंतुओं में जो रसदानी होती है या वैक्यूल्स ये बहुत छोटी होती है, जबकि पादपों में इसका आकार बड़ा होता है। रसदानी या वैक्यूल्स कोशिका के अंदर जो जल संचय का काम करती है वो रसदानी या वैक्यूल्स करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लवक। लवक के बारे में, लवक क्या है? यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादपों का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है उसको क्या बोलते हैं? लवक। ये पादपों का है, ये ध्यान रखना। ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है क्योंकि लवक बेसिकली हमें क्या करता है? रंग प्रदान करता है, रंग। यह पादपों में पाया जाता है। तो लवक के बारे में देखते हैं। लवक 3 प्रकार का है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड है आपका क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, हरित लवक के बारे में इसका काम क्या होता है? हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। और पत्ती एवं तना में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है? पत्ती और तना में। इसका काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। अब भोजन का निर्माण तो हरित लवक ने कर दिया, क्लोरोप्लास्ट ने। इसको कौन करता है? भोजन का संग्रह ये ल्यूकोप्लास्ट करता है, अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? अवर्णित लवक जो है ये भोजन का संग्रह करता है। ये जड़ एवं फल में पाया जाता है। अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ एवं फल में पाया जाता है। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है यह रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट होता है बेसिकली ये रंग प्रदान करने का काम करता है, क्रोमोप्लास्ट। टमाटर या मिर्च का आपने लाल रंग देखा, वो किस कारण होता है? लाइकोपेज के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज के कारण होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज के कारण होता है। मिर्च का लाइकोपेज के कारण होता है। जो गाजर होती है उसका रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर जो होता है इसमें बीटानोन लवक पाया जाता है, बीटानोन। चुकंदर में बीटानोन होता है। फलों का जो पीला रंग जो होता है वह जेंथ्रोफिल के कारण। फलों का पीला रंग जेंथ्रोफिल के कारण होता है। चुकंदर बीटानोन। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? बीटानोन। गाजर में कैरोटीन। टमाटर मिर्च में लाइकोपेज पाया जाता है। फलों का जो पीला रंग होता है वो जेंथ्रोफिल के कारण होता है। फलों का जो पीला रंग होता है वो जेंथ्रोफिल के कारण होता है। इस तरह से आपको मैंने आज सेल चैप्टर का जो पार्ट 1 था इसमें आपको जो कोशिका के अंग हैं उनके बारे में बताया, पार्ट्स ऑफ अ सेल। बाकी जो कोशिका चैप्टर में जो शेष बचा है उसको आपको मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। यहाँ आपको बायोलॉजी की जो कंप्लीट थ्योरी है वो आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।